हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टी पे। चलिए, अब फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है मैं ये आपको बता रहा हूँ। फिज़िकल प्रॉपर्टी रिलेट करती हैं स्टेट से, कलर से, ऑर्डर से मीन्स स्मेल से, मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से, डेंसिटी से, सोलिबिलिटी से, डाइपोल मोमेंट से। ये सभी प्रॉपर्टी फिज़िकल के अंडर आती हैं, मीन्स जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये सभी फिजिकल के अंडर आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्टेट। अगर स्टेट की बात की जाए तो हमें पता है जो लाइट वेट है वो सभी गैसियस फॉर्म में होंगे। अगर मास थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, और उससे भी आगे अगर हम जाएंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। जैसा कि आपने सुना होगा C1 से C4, तब हाइड्रोकार्बन की बात करते थे तो गैसियस फॉर्म मिलती थी। C5 से C17 लिक्विड मिलता था। जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है, तो आपकी स्टेट भी चेंज हो रही है। C18 के बाद वो क्या है, हमारे वैक्सी सॉलिड है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लाइक CH3F हो गया, CH3Cl हो गया, CH3Br हो गया, गैसियस फॉर्म में है। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन का पार्ट, जो कार्बन का पार्ट है वो इंक्रीज करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके लिक्विफाई हो जाएंगे, और अगर और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं देन वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं कलर से। अगर प्योर एल्काइल हैलाइड हुआ, प्योर एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस। प्योर फॉर्म की बात करेंगे तो कलरलेस है, बट अगर आप RBr, Ri इन दोनों कंपाउंड पे अगर आप लाइट को एक्सपोज करते हैं तो ये कलर दे सकते हैं और कलर देते हैं। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है ओडर। अब ओडर का मतलब यहाँ पे क्या है, स्मेल। क्या इनका कोई ओडर है? हमारा आंसर आएगा यस। एल्काइल हैलाइड का ओडर होता है, बट आपको मैंने बताया ये गैसियस है, लिक्विड है, सॉलिड है। जो आपके वोलेटाइल हैं उनकी होती है स्वीट स्मेल, और जो आपके नॉन वोलेटाइल है वो होते हैं ओडर लेस। चलिए यहाँ से भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं पूछी जाएगी। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सभी प्रॉपर्टी आगे की इंपॉर्टेंट रहेंगी, यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपको बता दूं, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपकी सिमेट्री कैसी है, आपकी पैकिंग कैसी है। अगर पैकिंग क्लोज हुई मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और अगर मास ज़्यादा हुआ, वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा हुआ, देन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन कैसा है, उसका डाइपोल मोमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं RF, RCl, RBr, Ri। मीन्स हमने यहाँ पे हेलोजन को लगाया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन का पार्ट सेम रखा है। अब हमसे पूछा गया बताइए नीचे जाने पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हमारा आंसर आएगा इंक्रीज। नीचे जाने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। फिर हमसे पूछा गया ऐसा क्यों। सुनिए, नीचे जाने पे मास इंक्रीज होता है, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज होती है। थर्ड पॉइंट, नीचे जाने से आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो आपका वैन डर वाल्स फोर्स है
वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं और कुछ पॉइंट और क्लियर करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। सुनिए, नेक्स्ट हमारा जो है वो है, अगर हम हेलोजन को चेंज कर चुके हैं, अब नंबर ऑफ कार्बन को चेंज कर रहे हैं। CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। अब यहाँ पे देखेंगे कि किसका ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे हम चेक करते हैं किसका ज़्यादा रहेगा। देखिए यहाँ पे जो आपका कार्बन का पार्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, और कार्बन का पार्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ा दें, लाइक CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, देन क्या रहेगा। अब सीधी बात है, नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीज हुए हैं तो मास इंक्रीज हुआ होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए इसके बाद एक बात आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ज़रूर कवर की होगी, अगर ब्रांच बनती हैं, सेम कंपाउंड है और उसकी ब्रांच बनती हैं, मीन्स आइसोमेरिक की बात करें, तो क्या रहेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आपका आंसर आएगा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ब्रांच बनती हैं वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता है, और जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता है वैसे वैसे आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा कब, तब ब्रांच बनेंगी। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतना ही आपका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। ओके, आप अपनी एनसीईआरटी में जाके ये टेबल देख सकते हैं। कोई आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछने वाला है, सिर्फ आपसे पूछेगा एक आपकी स्ट्रेट चेन है, एक आपकी ब्रांच चेन है, तो किसका ज़्यादा रहेगा। तो हमारा आंसर आएगा स्ट्रेट चेन का, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसका वैन डर वाल्स फोर्स भी ज़्यादा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हेलो एरीन भी यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसका ज़्यादा रहेगा, देन हमारा आंसर आएगा आयोडीन का। कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, हम दे चुके हैं। चलिए अब इससे आगे चलते हैं, तो फिर हमें पता है कि अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, बेंजीन की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 पोजीशन अवेलेबल है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब पहले मैं बता देता हूँ उन बच्चों को जो ये नहीं समझते हैं कि ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या होता है। आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से बताई जाएगी, भले ही आपने 11th कवर किया है या नहीं किया है। 1 2 1 3 1 4, 1 2 है ऑर्थो रहेगा, 1 3 है मेटा रहेगा, 1 4 है पैरा रहेगा। अब यहाँ पे सुनिए, सबसे ज़्यादा जो होता है वो पैरा का होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? इसमें सिमेट्री है जिसकी वजह से इसकी पैकिंग क्लोज हो जाएगी, और इसको ब्रेक कर पाना, इस कंपाउंड को ब्रेक कर पाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। दैट्स वाई पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं हुई है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज़्यादा है। ऑर्थो का ज़्यादा कैसे है वो हम कवर करेंगे डाइपोल मूवमेंट के बाद। अभी हम ये समझ सकते हैं इसकी पैकिंग क्लोज है ड्यू टू सिमेट्री, इसी वजह से इसको ब्रेक करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगर आप देखना चाहें तो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, आपका इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3 to 3, बाकी इन सब का क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमारा ऑर्थो का ज़्यादा होता है, क्यों होता है वो हम बाद में कवर करेंगे, वो डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। बट उससे पहले हम कुछ और कवर करते हैं।
या हम डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ। चलिए, अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमें पता है। डाइपोल मोमेंट हमारा जो है वो है चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। सुनिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑर्थो के लिए, मेटा के लिए और पैरा के लिए, तो पैरा का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। अब ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पे ये आपको पता होगा एरो से डिनोट किया जाता है। अब ये एरो किसकी तरफ होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से। अब ये एंगल कितना हुआ? 180। अब एक हमारा इधर है, एक हमारा इधर है, कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया है? 0 आ गया है। ओके, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कम है, इसका मतलब उसमें चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो मॉलिक्यूल का निकलना बहुत ईजी है, ईजीली वे में मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। ओके, अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मेटा है तो ये 1,4 है, 1,3 1 2 3, 1,4 पैरा है और 1 2 3 ये हमारा मेटा है। अब क्या है, इसमें जो कैंसिलेशन है वो 120 का है, एंगल जो है वो 120 का है, तो इसमें भी कैंसिल आउट होगा, बट कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट बच जाएगा। और यहाँ पे हम ऑर्थो की बात करते हैं तो एंगल 60 है, कैंसिल आउट अगर इसमें होगा तो बहुत कम होगा। ओके, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है वो किसका रहेगा? ऑर्थो का। इसका मतलब इसकी चार्ज की वैल्यू हाई है, और जिसकी चार्ज की वैल्यू हाई है वो आपस में इंटरेक्शन रखता है, और इंटरेक्शन रखता है जिस वजह से मॉलिक्यूल को बाहर निकालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई इसका हमारा डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, और डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो डिपेंड करता है पैकिंग पे, वो पैरा का ज़्यादा था। चलिए, अब डाइपोल मोमेंट में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। हेलो एल्कीन के लिए हमारे पास RF है, RCl है, RBr है, RI है। हमसे पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट इनमें किसका ज़्यादा है। तो सुनिए, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो रहेगा, बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और ऑर्डर ये रहेगा, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसमें चार्ज की वैल्यू कम आने वाली है। बट केवल चार्ज फैक्टर थोड़ी ना है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है तो चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है। अब इसमें डिस्टेंस कम है, क्लोरीन में डिस्टेंस ज़्यादा होती है, क्लोरीन का साइज़ बड़ा है। तो क्लोरीन में अगर हम दोनों फैक्टर को देखते हैं तो ये विनर है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो RCl का है, उससे कम है RF का, उससे कम है RBr, और सबसे कम है RI। ओके, तो RCl का ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू डिस्टेंस। तो दोनों का अगर हमने प्रोडक्ट किया तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा निकला। ओके, तो RCl का डाइपोल मोमेंट क्या है? ज़्यादा है। चलिए, तो डाइपोल मोमेंट की जो ये प्रॉब्लम है ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, और डाइपोल मोमेंट ये हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डेंसिटी। डेंसिटी की बात करते हैं। चलिए, क्योंकि डेंसिटी जो है वो भी हमारी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो हमें पता है नीचे जाने से क्या होता है? साइज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ती है, मास बढ़ता है। मास का जो रेट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। दैट्स वाई डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज डाउनवर्ड जाने पे। अब RF और RCl कभी कभार पूछ लिया जाता है, ये लाइटर देन वाटर है, इनकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी क्या रहती है? कम रहती है। और RBr और RI की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा रहती है। मीन्स ये वाटर से हैवियर है और ये वाटर से लाइट है। ओके,
तो ये प्रॉब्लम भी कभी कभार आपसे पूछ ली जाती है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, ये टेबल भी आपको दी गई है डेंसिटी की, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम C3H7Cl 0.89 है, 1 नहीं है, 0.89 है, और अगर हम यही बात करें C3H7Br तो ये हमारी डेंसिटी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, ये 1.335 है। ओके, अब हमसे पूछा जाता है कभी कभार क्या क्लोरीन की हमेशा कम ही रहेगी, तो हमारा आंसर आता है अगर आपने नंबर ऑफ हेलोजन को इंक्रीज कर दिया लाइक देन डेंसिटी बढ़ सकती है, क्योंकि मास काफ़ी इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे डेंसिटी जो रहेगी वो भी आपकी 1.336 के पास रहेगी। तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर क्लोरीन में नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीज कर देते हैं तो आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। तो ये डेंसिटी आपको मैंने कवर करवा दिया है, जो प्रॉब्लम आ सकती है वो मैंने आपको बता दी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट सोलिबिलिटी पे बात करते हैं। सोलिबिलिटी का मतलब आप समझते होंगे टेंडेंसी टू डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी। चलिए सोलिबिलिटी अब डिपेंड करती है, पोलर में डिज़ोल्व होता है और नॉन पोलर में डिज़ोल्व होता है। अब हमारा जो हेलो एल्कीन है वो पोलर है, इसका मतलब ये वाटर में डिज़ोल्व होगा। एग्ज़ाम में CBSE एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्या ये डिज़ोल्व होता है पोलर होने के बाद? देन हमारा आंसर आएगा ये हमारा स्लाइटली सोलेबल है। कभी कभार एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि ये पोलर है तब भी ये स्लाइटली सोलेबल है, वाई? तो सुनिए क्या होता है, तब दो चीज़ें आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो एक एनर्जी रिलीज करती हैं। तब RX का और वाटर का इंटरेक्शन हुआ तो यहाँ से भी एक एनर्जी रिलीज हुई, बट जो एनर्जी रिलीज हुई वो कम है, वो ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रही है। और अगर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं तो न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है। तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा इनके इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो ओल्ड बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। दैट्स वाई ये केवल स्लाइटली सोलेबल है, ये आपस में कंप्लीटली सोलेबल नहीं है। ओके, मेरे हिसाब से आपको सोलेबिलिटी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है हमारी, थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेट करते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, मॉलिक्यूल को हमने जस्ट बाहर निकाला है, बट स्टेबिलिटी के अंदर क्या है, हमने उसको तोड़ा है। तो चीज़ को तोड़ना और उसको बाहर निकालना दो अलग चीज़ें हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल को हमने बाहर निकाल दिया तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ, बट वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ये उसकी स्टेबिलिटी हुई। तो यहाँ पे RF, RCl, RBr, RI। अब हमसे कोई पूछता है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो हमारा आंसर आएगा RI का। तो हम सोचते हैं थर्मल स्टेबिलिटी उसी की ज़्यादा है। अरे नहीं, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब उसको ब्रेक करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए या फिर उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पे। थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम है, और बॉन्ड लेंथ कम है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि ये बॉन्ड छोटा है, इसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। RCl बॉन्ड बड़ा हो गया है, इजीली ब्रेक होगा, RBr और इजीली ब्रेक होगा, और RI सबसे पहले ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी थी फिजिकल प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।